नमस्कार दोस्तों, आज आपसे जिक्र करूंगा देवरिया से। उत्तर प्रदेश में जहां रामराज है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर और आत्महत्या करने की जो वजह है, जो उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आर्थिक संकटों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि एक लंबे समय से न काम मिल पा रहा है, न बहुत सारी चीजें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही उनके सारे काम धंधे बर्बाद हो गए। पैसा नहीं था, कहीं से कोई मदद की कोई वो नहीं थी, और इन सब स्थितियों में उनके पास में अब मरने के सिवा कोई चीज नहीं बची, क्योंकि वो घर चला नहीं सकते और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 40 साल के थे, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी। तो ये मिस्टर गौर हैं, और गौर साहब के मरने की ये वजह है। निश्चित रूप से एक चिंताजनक है कि आपको इसके पहले याद होगा, अभी जब यूपी का ही चुनाव चल रहा था, उसी दौर में उत्तर प्रदेश में ही लोनी में एक व्यक्ति ने आत्महत्या, फेसबुक पर आत्महत्या की थी, और उसकी वजह उस व्यापारी ने बताया था। उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी, और ये वजह बताई थी कि आर्थिक स्थितियों की बर्बादी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। इसी तरीके की एक घटना शाहजहांपुर में हुई थी। अग्रवाल परिवार था, और उसने, व्यापारी परिवार था, उसने, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। कमोबेश सेम सी स्थिति वाराणसी में, जहां से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सांसद है, वो वहां पर भी इसी तरह पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। ये हमारे सामने है कि किस तरह की आर्थिक संकटों से देश गुजर रहा है, और ये संकट कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि शायद कोविड खत्म होने के बाद में एक जो स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन वो सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही हैं। आप ये समझ लीजिए, बीते 5 सालों में सिलेंडर के जो दाम हैं, सिर्फ 5 साल की बात करता हूं, 8 साल का शासन हो चुका है नरेंद्र मोदी का, 5 साल में जो सिलेंडर के दाम 2 गुने से अधिक हो गए। इसके बाद जो दूसरी तरफ आम आदमी की जो आमदनी होती थी, वो आमदनी, और ये हमारे आंकड़े नहीं है, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़े हैं, और उसके मुताबिक जो आम आदमी की आमदनी होती थी, वो आमदनी कहां पर घट के आ गई, ये समझ लीजिए। जो ये आमदनी 2018 में 1,26,406 रुपए थी, वो 21-22 में आके 91,481 रुपए रही। महंगाई तो डबल की स्थिति में आ गई इसी दौरान, इसी 5 साल में। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आपकी आमदनी है, दूसरी चीजें हैं, वो घटती जा रही हैं, और लगातार घटती जा रही हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी घट रही है। तो साहब, इस स्थिति में देश है, लेकिन इस स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मनाते हैं। किस बात का जश्न मनाते हैं? वो जश्न मनाते हैं कि किस तरीके से जो है, कैसे हमें अपने आप को शो किया जाए, कैसे हम अपने आप को सारी चीजों में आगे करें, और इन सब चीजों को लेकर के वो बहुत फोकस करते हैं। अपने आप को स्पेसिफिक दिखाने के लिए फोकस करते हैं, उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च करने में वो कहीं गुरेज नहीं करते। तो आप समझिए कि कल सैकड़ों करोड़ रुपए, समझ लीजिए अरबों रुपए की एक प्रतिमा जो है, जो नया संसद भवन वो बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा, उसकी छत पर लगाया गया है। वो क्या है? अशोक स्तंभ, जिसे हम लोग बहुत गर्व के साथ लेते थे, और इसके पीछे वजह थी। इसे जब चयन किया गया था कि भारतीय जो है, भारत सरकार के स्तंभ के तौर पे, भारत सरकार के जो है सिंबल के तौर पे जब लिया गया था, तो नेशनल सिंबल है, और इस नेशनल सिंबल के तौर पे लिया गया। क्यों लिया गया था? इसके पीछे बहुत सारी वजह थी। आपको याद होगा, एक समय था जब अशोक, जो सम्राट अशोक थे, वो देश के सबसे बड़े शासक थे, और उनका शासन जो है देश में इतना लंबा फैला हुआ था, जो अफगानिस्तान से लेकर के और श्रीलंका तक होता था, चाइना तक होता था। और इस स्थिति में
तो आप समझिए जब इस स्थिति में था और जब उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की, तो कलिंग पर चढ़ाई करने के बाद में वहां उन्होंने विजय हासिल की, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोगों को मारा गया, वहां के नागरिकों ने लड़ाई लड़ी और वो भी मारे गए। जैसे आज यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है कि रूस उस पर हमला कर रहा है, यूक्रेन के नागरिक लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। सेम सी स्थिति हुई थी, निर्दोष लोग मारे गए और उसके कारण जो है वैराग्य हो गया सम्राट अशोक को, जब उसने लोगों की पीड़ाएं देखी और देखा कि किस तरीके से उसने मानवता के प्रति अपराध किया है, और उस अपराध से पश्चाताप के लिए उसने 273 ईसा पूर्व अपना सारा राजपाट छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था, गौतम बुद्ध का धर्म अपना लिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध शांति के प्रतीक थे, सौहार्द के प्रतीक थे, अहिंसा के प्रतीक थे, प्रेम के प्रतीक थे। तो आप सोचिए उस वैराग्य को, क्योंकि जिस तरह गौतम बुद्ध ने भी अपना सारा राजपाट छोड़ करके तपस्या और वो पूरा भिक्षु का जीवन जीना शुरू किया था, वही किया और नतीजा क्या कि उन्होंने, उनके कारण पूरे इन सारे देशों में आज लेके जापान तक सब बौद्ध धर्म अपना लिया लोगों ने। लोगों को लगा कि इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। सचमुच आप देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान को भी यह समझ में आया और वहां बौद्ध धर्म का किस तरीके से हुआ, चीन में भी सबसे बड़ी संख्या बौद्ध धर्म के मतलियों की है, बर्मा में है, इसके अलावा श्रीलंका में है। आप लेकिन जब जब उस परंपरा को तोड़ा जाता है तो बुरा होता है, और वही हुआ। बौद्ध धर्म जब अपनाया तो क्या किया था उन्होंने दिखाया गया है उसमें जो स्तूप है अशोक स्तंभ, उसमें जो 4 शेर है वो चारों शेर सिर झुकाए हुए हैं और बड़े शालीन शांत भाव में है। क्यों? क्योंकि जो सम्राट अशोक थे वो भले ही शेर थे, लेकिन उस शेर ने शांति अपना ली थी, उस शेर ने सौहार्द अपना लिया था, उस शेर ने अहिंसा अपना ली थी, और इसलिए बड़े हम्बल मूड में उनको दिखाया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो स्तंभ स्थापित होता है वो क्या होता है? वो स्तंभ होता है जिसमें खूंखार शेर है, जो खा जाएगा, जो डराता है, जो धमकाता है। तो आप समझिए आज ये संकेत है कि वो सत्ता जो गौतम बुद्ध से महात्मा गांधी तक आई थी, महात्मा गांधी से लेके अभी 2014 तक आई थी, वो शांति का संदेश देती थी, सौहार्द का संदेश देती थी, डराने का नहीं देती थी, बल्कि सबकी आवाज बुलंद करने का देती थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का देती थी। लेकिन अब जो नया शासन है वो संदेश दे रहा है कि हम शेर की तरह दहाड़ेंगे भी, तुम्हें खा भी जाएंगे और डराएंगे भी, दांत भी दिखाएंगे। तो आप समझिए कि अब सत्ता इस रुख पर चल पड़ी है। और यह है, यदि आप एक्ट की बात करें तो जो है एक्ट के मुताबिक ये नेशनल जो राष्ट्रीय स्तंभ होते हैं या राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, उनका अपमान भी है, उनको विकृत रूप में नहीं रखा जा सकता, वो जिस रूप में थे उसी रूप में रखा जा सकता है। तो इस पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, राष्ट्र के साथ द्रोह। लेकिन करेगा कौन? क्योंकि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? तो वो इंसाफ नहीं करता है, वो तो हत्या करता है। तो जब ये हत्या की बात हो तो यही साधा है, इन चिरागों में तेल ही कम था, क्यों गिला फिर हमें हवा से रहे। जावेद अख्तर साहब के पंक्तियां हैं। वही स्थिति है कि हमने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर उतना भरोसा कर लिया जितने के वो योग्य नहीं थे। और यही बात है, क्योंकि उस चिराग में तेल ही नहीं था, हम हवाओं को दोष दे रहे हैं। तो ये स्थिति है, आप समझिए। और ये स्थितियां हो रही हैं और इन स्थितियों पर कोई क्या कहेगा? आज स्थिति ये है कि जब उदयपुर में हत्या की जाती है, किसकी? एक दर्जी की, जो हिंदू है धर्म से, हालांकि क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हत्या हो। और हत्या के बाद जो हत्या करने वाले हैं
उनको छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन आया और ये बात जो है, जो पुलिस की जांच में सामने आई, इसको आज अशोक गहलोत ने खुलासा किया, वो भी देख लीजिए। राजस्थान सरकार पर, लेकिन सामने आता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। शरद कुमार मेरे सहयोगी पुरनाइकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सामने आ गया छुड़ाना चाहते थे कि बीजेपी नेता, फोन करके उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो वो फोन जो है टैप किए गए हैं, और वो फोन टैप किए गए हैं जिन अफसरों को उन्होंने फोन करके इन कातिलों को छुड़ाने की कोशिश की थी। तो जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आतंकवादियों के साथ इनका हाथ है, तो वो आज साबित हो रहा है। आज साबित हो रहा है। आज यह स्थिति हो गई है कि सिटी ब्यूटीफुल के नाम पर चंडीगढ़ जो मशहूर था, आज उसकी दशा ये हो गई है। आप इन सारी चीजों को यदि देखेंगे तो इसके बाद में देखेंगे, आप अहमदाबाद का देखिए, अहमदाबाद में स्थिति ये हो गई। ये अहमदाबाद की स्थिति है, जो गुजरात का सबसे मॉडर्न, सबसे अच्छा है, और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से गिर रही है और किस तरह से डाउन हो रही है, ये भी देख लीजिए। यह स्थिति है कि आज हमारा नोट 79.58 रुपीज का हो गया, जो कितने का होता था 15 मई 2014 को 58 रुपए का होता था, वो आज जो है 79.58 का हो गया। तो आप समझिए एक तरफ, और इसको लेके जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसको लेके एक बड़ी चीज, तो आप समझिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि कहीं की करेंसी नहीं गिरती, हिंदुस्तान की करेंसी ही गिरती है, और ये क्या बात है। तो आप तब जवाब मांग रहे थे, तब कह रहे थे कि सरकार प्रधानमंत्री की साख गिरती है। ये बात नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री कही थी, आज उनके समय में ये स्थिति है। तो आप समझिए आमदनी घट रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा जो है जिस तरीके से हो रहा है, उन सारी चीजों को, तो आप इन सब को देखेंगे। और इसके बाद में हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं, राज्यों को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वे सस्ते दर पर पेट्रोल डीजल लोगों को उपलब्ध करा सकें, हम दुनिया में सबसे सस्ती दर पर उपलब्ध करा सकें। तेल खरीद रहे हैं जिससे लोगों को, उन्होंने माना कि हम दुनिया में सबसे सस्ती दर पर जो है तेल खरीद रहे हैं, और उसके बाद जो है सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप बताइए, जब आप सस्ती दर पर खरीद रहे हैं, फिर भी इतना हैवी टैक्स तो आपने लगाया। कांग्रेस के समय में तो 3.5% और 9% टैक्स होता था, आपके समय में 33%, 32% टैक्स है। इसके अलावा सेस भी है। तो लूट तो आप रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं। राज्यों का तो थोड़ा है, आपका सबसे बड़ा है, और राज्यों के पास आमदनी का और कोई बहुत बड़ा जरिया भी नहीं। इसके बाद में आपने सब चीजें बेचने का कर दिया। तो ये हालात आपको याद होगा 3 सितंबर 2015 जब दिल्ली में हिंदू बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था जो है रविशंकर ने, और ये रविशंकर जो है स्वयंभू श्री 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 पता नहीं क्या लगाते हैं, और इन्होंने उस समय श्रीलंका की सरकार के लोग आए थे, वहां के पूर्व राष्ट्रपति आई थी। उसके अलावा आप देखिए, आपने इसी तरीके से अभी पीछे किया था, तो वहां के बौद्ध जो सिंघली बौद्ध अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ तमिलियों की हत्या की थी लिट्टे, और जिन्होंने पूरा आतंकवाद फैलाया था, धार्मिक आतंकवाद जैसा आज हिंदुस्तान में फैल रहा है हिंदू के नाम पे, वो आए थे। तो आप उनकी अगुवाई कर रहे थे, उनके वोट मांग रहे थे। धर्म सम्मेलन आपने किया श्रावस्ती में, वो आप भूल गए। तो आप जाति धर्म और सबके नाम पर बांटने का जब काम कर रहे होते हैं, आप आदिवासियों की जमीन और जंगल हड़पने का काम कर रहे होते हैं, आप सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो सबको बर्बादी की तरफ ढकेल रहे होते हैं, और उसी तरफ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज देश के तमाम सारे शहर पानी में डूबे हुए हैं, कई कई तो एक एक मंजिल घर डूब गए हैं, कई जगह इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। और ऐसी स्थिति के बाद आप कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि आपने जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया वहां सिर्फ लूट हुई है,
तो एक तरफ तो पैसे की लूट हो रही है, बर्बादी हो रही है, पीएम केयर फंड के नाम पे जनता से के जो मनोभावनाओं को वो करके लूसा जा रहा है, और उन सब पैसे का इस्तेमाल चुनावी खरीद के लिए किया जा रहा है, विधायकों की खरीद के लिए किया जा रहा है। वो सरकारें होती थी जो एसेट्स बनाती थी, कुछ और खरीद के देश को बनाती थी। आज देश को बेच करके उस पैसे से सरकारें बनाई जा रही, पार्टी मजबूत की जा रही, और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, वो मर रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए वक्त नहीं है। एक तरफ आप देखिए, राजस्थान में 1750 सर्विसेज ऐसी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो पूरी तरीके से जिनके टेस्ट और सब कुछ फ्री है, 100% फ्री है, 0 रुपए। और वहीं दूसरी तरफ वो गुजरात, जिसे आप श्रेष्ठ गुजरात कहते थे, गुजरात मॉडल बताते थे, वहां पर उसके लिए पैसे लगते हैं, वहां 0 टेस्ट फ्री, मतलब एक भी टेस्ट फ्री नहीं। तो ये स्थिति है, ये आपका जो है नया भारत है, न्यू इंडिया है। ये न्यू इंडिया देश के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी की निजी छवि के लिए काम कर रहा है, विज्ञापन के लिए काम कर रहा है। और इस बर्बादी को आपको देखना होगा, और जिस तरीके से बर्बादी हो रही है। राहुल गांधी ने बड़ी सही बात कही कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री डरता है, उस बात को लेकर के क्या कहेंगे। उन्होंने बड़ी कहा कि प्रधानमंत्री के कुछ सच चीन से डरते हैं, जनता से सच छिपाते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, और चीन की बढ़ती घुसपैठ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप समझिए, जब वो ये कहते हैं तो चिंता हो जाती है कि आप किस आधार पर और क्या कर रहे हैं, आप देश के साथ में क्या करना चाह रहे हैं। तो उन सब चीजों को यदि आप देखेंगे तो लगता है कि आप देश को बर्बादी में ढकेल रहे हैं, और जब बर्बादी में ढकेल रहे हो तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हो जाता है कि आप देश आखिर बनाना क्या चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जजेस को धमकी दी जा रही, जो इंसाफ करते हैं, घोटालों का खुलासा करते हैं, मुलजिमों का वो करते हैं, उसको उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको धमकाया जाता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। और ये तो ये स्थिति है कि जजेस धमकाए जा रहे हो, इसके अलावा चीजें करी जा रही हो, भ्रष्टाचारी हो। सामने आ गया है सीआईडी जांच में कि 25-25 लाख रुपया कर्नाटक में लिया गया उसके भर्ती के लिए, जो है जो पुलिस की भर्ती थी। तो इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन स्थिति क्या है, सबने आंखें मूंद ली कि कैसे, मतलब जहां कहते थे कि लाल आंखें दिखाएंगे, वहां आंखें बंद हो गई हैं। चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, प्रधानमंत्री चुप साधे हुए हैं। चीन ने के सवाल पर हिंदू मुस्लिम करवाने लगते हैं, न कोई हमारी सीमाओं में घुसा है और न घुसा बैठा। तो इस तरह का, और चीन से सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार करते हैं। तो ये स्थिति है, जिसको कहते थे कि नहीं चीन के साथ मत खरीदो, चीन के वो सब पूरे ड्रामे हो रहे थे, आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज स्थिति यह है कि सबसे बड़ा जो हमारे देश में हम आयात कर रहे हैं वो चीन से कर रहे हैं। एक बड़ी दर्दनाक तस्वीर आई, एक 8 साल का बच्चा अपने भाई की, जो है 2 साल का जो भाई है मध्य प्रदेश में, उसकी लाश अपने उसमें लिए बैठा था, गोदी में लिए बैठे था। उसकी मां एम्बुलेंस के लिए दौड़ रही थी और सब जगह कर रही थी, और कोई मदद नहीं मिल रही थी, ना अस्पताल में ना कुछ। तो ये स्थिति है, और जब ये स्थिति हो तो आप कहेंगे रामराज आ गया है, डबल इंजन की सरकार आ गई है। और इस डबल इंजन की सरकार को देख करके शर्म आती है कि आप क्या कर रहे हैं। आज जब उनको ऐसी स्थिति होती तो मदद के लिए कौन जाता है, मदद के लिए कांग्रेस जाती है। मैं इसकी तस्वीर आपको ये दिखाऊं तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, एक कितना दर्दनाक किस्सा है। मैं आपको दिखाता हूं इसका कि क्या स्थिति है। आप ये, क्योंकि ये देखना जरूरी है, नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या, कहां जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। ये हम सब के लिए चिंताजनक होना चाहिए कि किस तरीके से स्थितियां बदहाल हैं इस देश में। ये देखिए, मैं आपको
ये आप देखिए, ये स्थिति है। बच्चा अपने उनका वो लिए बैठा है छोटे भाई की लाश, बच्चा 8 साल का। आप कल्पना करिए कि देश कहां जा रहा है। तो जब ये स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इन सब स्थितियों पर सोचिए किस तरीके से, क्या हम देश को बर्बादी के अलावा नफरत और इन सब में इस तरह घोल देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे की हत्या करता दिखाई दे? शायद हम यही कर रहे हैं। जुबैर को जमानत नहीं मिलती है क्योंकि वो सच बताता है, दिखाता है, और उसको जमानत क्या उसकी तरफ पुलिस नहीं देखती है, गिरफ्तार नहीं कर पाती है। जो नफरत फैलाते हैं, जो हत्या और साजिश करते हैं, इस बात को समझना होगा। जो आतंकवादी कनेक्शन है जिनके, जिस पार्टी के वो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, तो आप सोचिए कि क्या हाल है देश के, हम कहां जा रहे हैं। सोचिए, नहीं तो एक दिन आप भी उसी स्थिति में होंगे, भुखमरी से सोमालिया जैसे मर रहे होंगे, या श्रीलंका के नागरिकों की तरह आपकी भी जो है बेटियां सड़क पर कहीं खड़ी ग्राहकों की तलाश कर रही होंगी। चिंता कीजिए। देखिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।